कहानी एक परिवार से शुरू होती है। फ्रांसिस, उसकी पत्नी आयरिस और उनके 2 बेटे, बड़ा जोशुआ और छोटा लुकास। वे सब कार से एक गांव की ओर जा रहे हैं। उनकी कार पर खून के धब्बे हैं क्योंकि देश में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। शहर के हालात बहुत खराब थे, इसलिए फ्रांसिस अपने परिवार को बचाकर गांव में अपने पुराने फार्म हाउस ले आता है, इस उम्मीद में कि वे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो हर तरफ बिखरी हुई चीजों को देखकर फ्रांसिस हैरान रह जाता है। फ्रांसिस अपने माता पिता को आवाज लगाने लगता है। फिर वह अपने पिता के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके पिता बिस्तर पर मरे पड़े हैं। उनके हाथ में एक बंदूक थी। यह सब देखकर फ्रांसिस समझ जाता है कि उसके पिता ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गए थे और ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। वह अपने पिता की बंदूक उठा लेता है और उनके हाथ में पहनी घड़ी भी निकाल लेता है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि उसकी माँ एक भयानक शक्ल के साथ दीवार से सिर टकरा रही है। उनका शरीर आधा कट चुका था, लेकिन फिर भी वह जिंदा थी। अचानक वह फ्रांसिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वह उसे काटने ही वाली होती है कि फ्रांसिस उन्हें गोली मार देता है। इसके बाद वह अपने माता पिता की डेड बॉडी को जमीन में दफना देता है और समझ जाता है कि अब यह वायरस गांव में भी फैल चुका है और अब उसे और ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसके बाद फ्रांसिस का बड़ा बेटा जोशुआ उसके पास आता है और कहता है कि उन्हें स्टोर रूम में जाकर देखना चाहिए, शायद वहां से कुछ जरूरी सामान मिल जाए। इसके बाद फ्रांसिस और जोशुआ स्टोर रूम में जाते हैं और देखते हैं कि फार्म हाउस के केयरटेकर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कुछ देर तक वे चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर फ्रांसिस जोशुआ से कहता है कि वह केयरटेकर की कमर से चाबियों का गुच्छा निकाल लाए। जोशुआ डरते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही वह चाबियों का गुच्छा निकालने की कोशिश करता है, केयरटेकर का शरीर अचानक उसके ऊपर गिर जाता है, जिसे वह बुरी तरह डर जाता है और भागकर बाहर चला जाता है। जोशुआ बाहर आकर खुद को संभाल ही रहा था, तभी आयरिस उसे इस हालत में देख लेती है और फ्रांसिस से पूछती है कि जोशुआ को क्या हुआ। लेकिन फ्रांसिस उसे सच नहीं बताता, जिस पर आयरिस उसे कहती है कि जोशुआ से ऐसे काम मत करवाया करो। लेकिन फ्रांसिस कहता है अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो उसे यह सब सीखना ही पड़ेगा, वरना हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इसके बाद वह अपने छोटे बेटे लुकास को गन्ने का एक टुकड़ा खाने के लिए देता है। लुकास को खाते हुए देखकर फ्रांसिस बहुत खुश होता है। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से ज्यादा अपने छोटे बेटे का ख्याल रखता है और ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद आयरिस फ्रांसिस को लेकर बेसमेंट के कमरे में जाती है। इस कमरे को देखते ही फ्रांसिस थोड़ा घबरा जाता है और अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ उसके पिता उसे इसी कमरे में लाकर टॉर्चर दिया करते थे। रात होते ही पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है और इसी बीच जोशुआ एक पुराने रेडियो को चालू करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यह बात फ्रांसिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फ्रांसिस उसे रोकते हुए कहता है कि पहले खाना खा लो फिर यह सब करना। तब जोशुआ बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एलिस ने उसे मैसेज किया है। वह अपने परिवार के साथ उत्तर की पहाड़ियों की तरफ जा रही है, जहाँ सरकार ने कैंप बनाया है। फ्रांसिस ये सुनते ही कहता है कि वे किसी कैंप में नहीं जाने वाले। उसे लगता है कि वहाँ लोगों को जानवरों की तरह ठूंस ठूंस कर रखा जाएगा और खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए वह सबको साफ कह देता है कि वे यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उसकी यह बात आयरिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती। रात में आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि वह जोशुआ से इतनी सख्ती से बात ना करे, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका है। रात को सोते समय फ्रांसिस एक भयानक सपना देखता है, जिसमें उसके पिता एक डरावनी शक्ल में नजर आते हैं। वह डर के मारे जाग जाता है और घबराकर आयरिस को कसकर पकड़ लेता है। सुबह जब वे इस बारे में बात करते हैं तो आयरिस साफ कहती है कि उसे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रांसिस के बुरे सपने और आयरिस की जिद के चलते वह मजबूरी में अपने परिवार के साथ पहाड़ी के कैंप की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे एक वैन में बैठकर सफर शुरू करते हैं। आगे बढ़ते ही वे देखते हैं कि एक पुल पर कई गाड़ियां रुकी हुई हैं और रास्ता बैरिकेड से बंद किया गया है। यह देखकर फ्रांसिस कहता है कि उन्हें वापस फार्म हाउस लौट जाना चाहिए, लेकिन आयरिस जिद करती है कि रास्ते का एक हिस्सा खुला हुआ है। वह बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से उतरती है और बैरिकेड हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं पाती। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है। आयरिस घबराकर भागने लगती है और फ्रांसिस गाड़ी से उतरकर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और वे सीधा बच्चों को बैठे हुए देखकर गाड़ी पर हमला कर देते हैं। कोई रास्ता न देखकर फ्रांसिस चालाकी से ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ज़ॉम्बी लगभग उसे पकड़ ही लेते हैं, लेकिन किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर एक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंक देता है और तेज धमाके के साथ ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे पैदल ही फार्म हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। घर लौटने के बाद फ्रांसिस आयरिस से साफ कहता है कि अब से सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा। अगली सुबह फ्रांसिस अकेले ही अपनी गाड़ी लाने के लिए पुल की तरफ जाता
जाता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर उनके पास गाड़ी होगी तो उसकी पत्नी दोबारा यहाँ से जाने का सोच सकती है। यही सोचकर वह गाड़ी वहीं छोड़ देता है और वापस फार्म हाउस आ जाता है। जब आयरिस उसे गाड़ी के बारे में पूछती है तो वह झूठ बोलता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रात में वह घर की लाइट्स और एसी ठीक करता है और फिर बच्चों के साथ मस्ती करने लगता है। वे हंसते गाते झूम रहे होते हैं और दूर खड़ी आयरिस ये सब देखती और सोचती है कि फ्रांसिस इस जगह को अपना घर मान चुका है और यहीं रहना चाहता है। थोड़ी देर बाद जोशुआ और लुकास मिलकर पुरानी फोटो एल्बम देखने लगते हैं। एक तस्वीर में वे अपने पिता फ्रांसिस और चाचा डिएगो को देखते हैं। लुकास तब कहता है कि जोशुआ बिल्कुल डिएगो चाचा जैसा दिखता है। यह सुनकर जोशुआ सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में यह सवाल उठता है कि आखिर उसके माता पिता के बीच इतनी तकरार क्यों रहती है, और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसका असली पिता फ्रांसिस नहीं बल्कि डिएगो था, और यही वजह थी कि फ्रांसिस हमेशा लुकास को ज्यादा प्यार करता था। इस बात का ख्याल आते ही जोशुआ के मन में शक और गहरा हो जाता है। अगली सुबह जब फ्रांसिस नींद से जागता है तो वह आयरिस से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह जिम्मेदार है। ये सुनकर आयरिस भी अपने व्यवहार के लिए उसे सॉरी कहती है। फ्रांसिस उसे माफ कर देता है और कहता है, आज से हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे, हम यहीं रहेंगे और बच्चों का भी ध्यान रखेंगे। बातें खत्म करने के बाद फ्रांसिस मुर्गियों के अंडे लेने के लिए बाड़े में जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक पागल कुत्ते ने उसकी मुर्गियों को चीर फाड़ के मार दिया है। फ्रांसिस जल्दी से कुत्ते को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह पागल कुत्ता उसकी कलाई पर जोर से काट लेता है। घबराकर वह घर लौटता है। आयरिस जल्दी से उसकी पट्टी करती है और जख्म पर ड्रेसिंग करके उसे बांध देती है। वह घबराकर कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ये कुत्ते का काटा हुआ जख्म खतरनाक हो सकता है। अगर इन्फेक्शन फैल गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। हमें जल्द से जल्द अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस जिद पर अड़ जाता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर सही से ड्रेसिंग की जाए तो यह जख्म खुद ही ठीक हो जाएगा। इधर जोशुआ घर के बाहर सड़क के पास जाकर रेडियो सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे डेल्टा कैंप के बारे में कुछ सुनाई देता है। वह तुरंत भागकर अपने माता पिता को बुलाता है और उन्हें इस कैंप के बारे में बताता है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह गुस्से में कहता है, झूठ बोलना बंद करो। फ्रांसिस का मानना था कि इस दुनिया में अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। या तो सभी लोग मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। रात के खाने के दौरान पूरा परिवार डेल्टा कैंप को लेकर बातें कर रहा था। फ्रांसिस सभी से कहता है, बाहर की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वहाँ जिंदा रहने का कोई मौका नहीं है। हम यहीं सुरक्षित हैं और हमें यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह जोशुआ अपने पिता के पास आता है। वह कहता है, डैड, मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अब बच्चा नहीं रहा, मुझे भी अपने फैसले खुद लेने चाहिए। लेकिन फ्रांसिस उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। फ्रांसिस कहता है, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अपने फैसले खुद ले सको। अपने परिवार की रक्षा के लिए कभी कभी किसी को मारना भी पड़ता है। क्या तुम किसी की जान ले सकते हो? जोशुआ तुरंत जवाब देता है, अगर अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे किसी को मारना पड़ा तो मैं वह भी कर सकता हूँ। फ्रांसिस उसकी हिम्मत को परखने के लिए उसे घर के बाहर खुले मैदान में ले जाता है। वह एक जगह टारगेट सेट करता है और जोशुआ से कहता है, अगर तुम इतने बहादुर हो तो इस पर निशाना लगाकर गोली चलाओ। जोशुआ बंदूक उठाता है और गोलियां चलाना शुरू करता है, लेकिन वो हर बार चूक जाता है। ये देखकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अगर तुम अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सकते तो ये बातें करना बंद करो। जोशुआ डर जाता है, लेकिन फिर वह गहरी सांस लेता है और गुस्से में लगातार फायरिंग करने लगता है। घर में मौजूद आयरिस गोलियों की आवाज सुनकर लुकास को साथ बाहर आती है और गुस्से में फ्रांसिस से कहती है, जोशुआ के साथ इस तरह का बर्ताव करना बंद करो। लेकिन तभी उनकी नजर सामने खड़े एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है। शुरुआत में वे इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन कुछ ही देर में देखते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। फ्रांसिस चिल्लाता है, भागो! वे बिना देर किए वहां से भागने लगते हैं। किसी तरह वे घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और दरवाजे के सामने भारी सामान रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सकें। फिर वे ऊपर जाकर देखते हैं कि ज़ॉम्बी पूरे घर को घेर चुके हैं। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी उनकी मौजूदगी भांप लेते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। फ्रांसिस समझ जाता है कि अब उनका बचना मुश्किल है, लेकिन तभी अचानक कोई आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां आता है और तेज हॉर्न बजाने लगता है। ज़ॉम्बियों का ध्यान तुरंत उस गाड़ी की तरफ चला जाता है। वह आदमी गाड़ी
घुमाकर वहां से भाग जाता है और जॉम्बी भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन फ्रांसिस गाड़ी को देखकर समझ जाता है कि यह किसकी कार है। अगली सुबह फ्रांसिस नदी के किनारे पर जाता है जहां उसका छोटा भाई डिएगो उसका इंतजार कर रहा था और पिछली रात डिएगो में ही हॉर्न बजाकर उनकी जान बचाई थी। डिएगो बताता है कि वह माता पिता से मिलने आया था। तब फ्रांसिस उसे बताता है कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। डिएगो फ्रांसिस को मदद ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए रुक सकता हूँ। लेकिन यह सुनते ही फ्रांसिस भड़क उठता है। वह डिएगो को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि शादी के बाद डिएगो ने फ्रांसिस की पत्नी यानी आयरिस के साथ नाजायज रिश्ता बना लिया था और जोशुआ डिएगो का ही बेटा था। गुस्से में फ्रांसिस उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। डिएगो जाने से पहले फ्रांसिस को एक नक्शा देता है और कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उत्तर की पहाड़ियों की तरफ चले जाओ, वहां एक कैंप बना है। शहर के जॉम्बी धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रांसिस उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। गुस्से में आकर वह नक्शे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक जाता है। वह नक्शा अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद फ्रांसिस घर लौटकर अपने भाई डिएगो की जैकेट आयरिस को दिखाता है और कहता है वह अब जिंदा नहीं है। आयरिस मायूस हो जाती है और बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। इधर फ्रांसिस को एहसास होता है कि जॉम्बी कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए वह दरवाजों और खिड़कियों को और मजबूत करने लगता है। इसी दौरान लुकास खेलते खेलते बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां खिड़की से बाहर झांकते ही वह डर के मारे जोर से चीख पड़ता है। आयरिस तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि एक बूढ़ा जॉम्बी बाहर से खिड़की की तरफ झांक रहा था। वह लुकास को समझाने लगती है कि यह जॉम्बी कमजोर है और ज्यादा खतरा नहीं है। फ्रांसिस यह सब छिपकर सुन रहा होता है। वह चुपचाप उस जॉम्बी का पीछा करता है और उसे मारकर उसका सिर काट देता है। घर लौटने के बाद वह सभी को इकट्ठा करके कहता है कि बाहर अब भी खतरनाक जॉम्बी मौजूद हैं और अब हमें फार्म हाउस में ही रहना होगा क्योंकि यहीं पर हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आयरिस को समझ आता है कि फ्रांसिस उससे झूठ बोल रहा है। बाद में जब फ्रांसिस नहाने के लिए जाता है तो जोशुआ उसके कमरे में जाकर वह नक्शा देख लेता है जो डिएगो ने उसे दिया था। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस बाहर आता है और जोशुआ को वहां से जाने के लिए कहता है। रात होते ही फ्रांसिस क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगता है। सब उसे टोकते हैं कि अभी तो सितंबर है, इस महीने में क्रिसमस कैसे हो सकता है। फ्रांसिस कहता है कि उनके लिए आज क्रिसमस है। ये देखकर साफ पता चलता है कि फ्रांसिस की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। रात के खाने के दौरान जोशुआ अपनी माँ को उस नक्शे के बारे में बताता है। आयरिस तुरंत फ्रांसिस से पूछती है कि उसने नक्शा कहाँ रखा है। ये सुनते ही फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसके पास कोई नक्शा नहीं है। फ्रांसिस आगे कहता है कि वह जानता है कि आयरिस बाहर जाने के लिए बेताब है ताकि वह अपने प्रेमी के पास जा सके। फिर वह बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ किसी और के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन चारों तरफ वायरस फैलने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाई। ये सुनकर बच्चे रोने लगते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या यह सच है। आयरिस बच्चों को जवाब देती है कि उनके पिता जो कुछ कह रहे हैं वह सच है। इसके बाद फ्रांसिस सबको चेतावनी देता है कि कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। वह गुस्से में नक्शा उठाकर आग में फेंक देता है और उसे जला देता है। यह देखकर आयरिस का गुस्सा फूट पड़ता है और वह फ्रांसिस को एक जोरदार थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फ्रांसिस अपने खेत में गन्ने लेने जाता है क्योंकि अब वे सिर्फ यही खाकर दिन गुजार रहे हैं। उधर आयरिस बच्चों के पास जाती है और उनसे बात करने लगती है। यहाँ साफ समझ आता है कि बच्चे अपनी माँ के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनका पिता फ्रांसिस धीरे धीरे मानसिक रूप से असंतुलित होता जा रहा है और सबके साथ अजीब बर्ताव कर रहा है। शाम को जब फ्रांसिस घर लौटता है तो वह अपने साथ एक बड़ा बोर्ड लेकर आता है और उसे घर के दरवाजे के सामने लगा देता है। इसके बाद वह सभी को इकट्ठा करके कहता है कि अब से कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसने कुछ ज़ॉम्बी बाहर घूमते हुए देखे हैं। वह बताता है कि वे ज़ॉम्बी बेहद खतरनाक हैं और अगर किसी ने भी बाहर जाने की कोशिश की तो वे हमला कर देंगे। यह सुनकर जोशुआ कहता है कि उसके पिता यह सब सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं ताकि कोई बाहर न जाए, जबकि बाहर जाने से कोई खतरा नहीं है। जोशुआ की यह बात सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में जोशुआ को जोरदार थप्पड़ मार देता है और यहाँ तक कि उसे नाजायज औलाद कहकर गाली देने लगता है। तभी अचानक उनके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक सैनिक उनकी मदद की गुहार लगा रहा था। वह चाहता था कि उसे उनके साथ घर में रहने दिया जाए। फ्रांसिस उसे अंदर लेने के लिए तैयार नहीं था और गुस्से में उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी जोशुआ आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है जिससे वह सैनिक घर के अंदर आ जाता है। आयरिस दौड़कर उसके पास जाती है और देखती है कि उसके शरीर पर गहरी चोटें लगी हुई हैं। आयरिस उससे पूछती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। सैनिक बताता है कि वह डेल्टा कैंप में काम करता था। उसके कैंप में खाना खत्म हो गया था, इसलिए वह और उसके
कुछ साथी शहर में खाना लेने गए थे, लेकिन जब वह खाना लेकर लौट रहे थे तभी ज़ॉम्बियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वह किसी तरह बचकर भाग निकला। सैनिक आगे बताता है कि वहां एक आदमी था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। मरने से पहले उस आदमी ने उसे यह घर का पता दिया था और यहाँ आने को कहा था। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रांसिस का बड़ा भाई डिएगो था। आयरिस तब उससे पूछती है कि क्या वह अब भी जिंदा है। वह सैनिक उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर चुके थे और अब तक शायद वह मारा जा चुका होगा। इसके बाद आयरिस उसके घावों पर पट्टी बांध देती है और फ्रांसिस से कहती है कि उसे कम से कम आज रात यहीं रुकने दिया जाए। फ्रांसिस उसकी बात मान लेता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह केवल बेसमेंट में ही रहेगा ताकि परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब जोशुआ अपनी माँ के पास आता है और उन्हें शांत रहने को बोलता है। वह आगे कहता है कि किसी भी तरह वे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि फ्रांसिस उसका असली पिता नहीं है और शायद इसी वजह से वह उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। लेकिन जोशुआ दिल से फ्रांसिस को ही अपना पिता मानता है। वह यह भी बताता है कि आज रात वह बाहर जाकर हालात का जायजा लेना चाहता है ताकि सही समय पर वे यहाँ से निकल सकें। आयरिस उसे इजाजत दे देती है और फिर जोशुआ बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तभी फ्रांसिस वहां आता है। वह देखता है कि जोशुआ वहां नहीं है तो वह आयरिस से पूछता है कि वह कहां गया, लेकिन आयरिस कोई जवाब नहीं देती। तभी फ्रांसिस की नजर दरवाजे पर पड़ती है जो खुला होता है। वह तुरंत समझ जाता है कि जोशुआ घर से भाग गया है। यह देखकर उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह हाथ में हथौड़ा उठाकर उस सैनिक के सिर पर मार देता है, जिससे वह मौके पर ही मर जाता है। वो यह देखकर आयरिस और लुकास डर से कांप उठते हैं। फिर फ्रांसिस गुस्से में आयरिस के पास जाता है और उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब आयरिस को होश आता है तो वह खुद को और लुकास को बेसमेंट में बंद पाती है। दूसरी ओर फ्रांसिस घर के बाहर उस कुत्ते को देखता है जिसने पहले उसे काटा था। इस बार वह उसे देखकर अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाता और बाहर जाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। लेकिन उसका पागलपन यहीं खत्म नहीं होता। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वह कुत्ते का मांस पकाकर आयरिस और लुकास के पास लाता है और उन्हें खाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आयरिस को शक होता है, इसलिए वह खाने से इनकार कर देती है। यह देख फ्रांसिस और गुस्से में आ जाता है और खाना जमीन पर फेंक देता है। प्लेट के साथ उसमें रखी एक छुरी भी जमीन पर गिर जाती है। आयरिस किसी तरह अपने पैरों से उस छुरी को छुपा लेती है। इसके बाद आयरिस फ्रांसिस के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ फ्रांसिस ही सबसे जरूरी है। लेकिन तभी फ्रांसिस की नजर आयरिस के पैरों के नीचे छुपी हुई छुरी पर पड़ती है। वह तुरंत छुरी उठा लेता है और आयरिस को दोबारा बेसमेंट में बंद कर देता है। आयरिस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो लुकास उससे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आयरिस उसे एक प्लान बताती है और सिखाती है कि उसे कैसे एक्टिंग करनी है। लुकास उसकी बात मानकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर फ्रांसिस तेजी से वहां आता है। जैसे ही वह पास आता है, आयरिस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देती है। वह किसी तरह फ्रांसिस को बेहोश कर देती है और लुकास के साथ मिलकर उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। बेसमेंट में बंद होते ही फ्रांसिस को अपने बचपन की भयानक यादें आने लगती हैं। दूसरी ओर आयरिस जरूरी सामान लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह दरवाजे पर डिएगो को देखती है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। आयरिस तेजी से लुकास को पकड़कर घर के अंदर वापस भागती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक डिएगो अंदर आ जाता है। वह लुकास पर हमला कर देता है। अपने बेटे को बचाने के लिए आयरिस ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर भी हमला कर देता है। इसी बीच बेसमेंट में बंद फ्रांसिस उनकी चीखें सुन लेता है। वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ता है और ऊपर आ जाता है। फिर वह तुरंत डिएगो पर हमला करता है और चाकू से उसे मार डालता है। इसके बाद फ्रांसिस आयरिस के पास जाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी लुकास उनके सामने आ जाता है। वे देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने लुकास को काट लिया है। यह देखकर आयरिस और फ्रांसिस बुरी तरह से घबरा जाते हैं। फ्रांसिस ये सब देखकर सदमे में आ जाता है और तुरंत शांत हो जाता है। अब उसका सारा गुस्सा खत्म हो चुका था। वह आयरिस से हाथ जोड़कर विनती करता है कि किसी भी हालत में उनके बेटे को बचा लिया जाए। आयरिस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर लुकास का संक्रमित हाथ काट देती है। फिर वह तुरंत उसकी चोट पर पट्टी बांध देती है, जिससे उसका ज्यादा खून न बहे। अपने बेटे की यह हालत देखकर फ्रांसिस अंदर से टूट जाता है। आयरिस घबराते हुए फ्रांसिस से कहती है कि उसे तुरंत एक गाड़ी लेकर आनी होगी ताकि वे लुकास को डॉक्टर के पास ले जा सकें। उसकी बात सुनकर फ्रांसिस गाड़ी लेने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। वह उस पुल पर पहुंचता है जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी।
जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचता है, अचानक जोशुआ वहां आ जाता है। जोशुआ फ्रांसिस को खून से सना हुआ देखकर घबरा जाता है। उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि शायद फ्रांसिस ने उसकी माँ और भाई को मार दिया। गुस्से से बिना कुछ सोचे समझे वह फ्रांसिस पर गोली चला देता है, लेकिन जब वह उसके पास जाता है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। उसकी माँ सुरक्षित है, लेकिन लुकास की हालत गंभीर होती जा रही है। फ्रांसिस जल्दी से जोशुआ से कहता है कि वह गाड़ी लेकर तुरंत घर जाए ताकि लुकास को बचाया जा सके। फ्रांसिस अपने गुस्से और सख्त रवैये के बावजूद अपने बेटों से बेहद प्यार करता था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद जोशुआ कार लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आयरिस बेसब्री से गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी बाहर से एक गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है और इसी रहस्यमयी मोड़ पर इस कहानी का अंत होता है। आपको क्या लगता है, क्या जोशुआ वक्त पर पहुंच पाया होगा? क्या लुकास की जान बच पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नई कहानी